गुप्ता क्लास में आपका स्वागत है। कल हम इतिहास का पहला चैप्टर हड़प्पा सभ्यता का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे थे। आप सब उम्मीद है कि देखे होइएगा और अच्छा लगा होगा। ये आपको 2027 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। आज हम इसी को आगे बढ़ाते हुए सेकंड चैप्टर का राजा, किसान और नगर, इसका हम इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखेंगे। एग्जाम में आपको जो भी ऑब्जेक्टिव आपको 50% ऑब्जेक्टिव आता है, तक आपके एग्जाम के रिजल्ट के लिए काफ़ी वेटेज होता है का। तो आपको इसी चैप्टर से जो हम पढ़ाएंगे, जो क्वेश्चन आएगा यहीं से ही आएगा। तो पहला क्वेश्चन है तमिल संगम। तमिल संगम साहित्य में अधिमय किसे कहा जाता था? देखिए, तमिल संगम क्या होता है। तमिल संगम आपका वहाँ के विद्वानों का एक समूह था, ग्रुप था, जो अपना भाव प्रकट करता था और एक बुक में लिखा जाता था। वो एक क्षेत्र में नहीं था, कई सारे क्षेत्र में था, आर्थिक, राजनीतिक सारे क्षेत्र में था। तो वही तमिल संगम था, दक्षिण भारत का था, प्राचीन ग्रंथ। इसमें आपको अधिमय को दास कहा जाता था। क्या कहता था? दास। दास आप सबको पता होगा। देखिए, दास ये होता है मजदूर टाइप का होता है। जैसे अभी के समय में हम मजदूर को देख सकते हैं, तो मजदूर होता है कि आपको काम किया, कुछ समय के लिए काम किया, फिर उसको पैसा देते हैं, वो फ्री होता है, स्वतंत्र होता है। लेकिन दास में ऐसा नहीं होता था, उसको लंबा समय तक रखा जाता था, जहां तक कि पुश्तैन दर पुश्तैन ये काम होता था दास बना के। इसमें मानव को शोषण बहुत ज्यादा होता था। तो अधिमय किसको कहता था? दास को अधिमय कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है कि वानभट्ट ने हर्षचलित किस भाषा में लिखा है? देखिए, वानभट्ट है जो हर्षचलित आपको संस्कृत भाषा में लिखा था। आंसर नंबर ए, किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। यदि हम वानभट्ट देखेंगे तो किसके दरबार में था? वानभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में था। हर्षवर्धन के दरबार में, हर्षवर्धन के शासनकाल में वानभट्ट उसके राजकीय कवि था, संस्कृत भाषा में लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों का मुख्य किस लिपि का उपयोग किया जाता है? देखिए, अभिलेख को अशोक को भारत का अभिलेख का पिता कहा जाता है। वो कई अभिलेख लिखा है। अभी तक आपको 33 अभिलेख का खोज हो चुका है का 33 अभिलेख का खोज हो चुका है का। तो अभिलेख, उसका अधिकांश अभिलेख है आपको खरोष्टी भाषा में मिलता है, अशोक का अभिलेख। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी हाँ, ओ सॉरी, क्वेश्चन ये है तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी था? देखिए, तक्षशिला विश्वविद्यालय का नाम सुने होइएगा। ये दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय था। जब कहीं भी दुनिया में विश्वविद्यालय नहीं था तो तक्षशिला विश्वविद्यालय था, जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। पाकिस्तान का सिंध प्रांत में है तक्षशिला। तो ये आप बोला है तक्षशिला किस महाजनपद का था? तो ये था गांधार का था। किसका था? गांधार का था। आपको 16 महाजनपद थे। वो आपको जो भगवती सूत्र, जो आपको सॉरी क्या हम लिख देते हैं, भगवती सूत्र जो ग्रंथ है, इसमें चर्चा किया गया है 16 महाजनपद है। इसमें आपको तक्षशिला हो गया, तक्षशिला की राजधानी, गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, रोम साम्राज्य में किस भारतीय वस्तु से भारी मांग थी? देखिए, रोम साम्राज्य में है ना, जो भारत के कौन सा वस्तु का हैवी डिमांड था, भारत से कौन सा वस्तु लेना चाहता था? तो ये आपका हो गया कपड़ा, जोड़ी बूटने, ये होगा मसाला। मसाला में खासकर काला मिर्ची, काला मिर्ची। आप कमेंट में बताएं काला मिर्ची किसको कहता है? तो काला मिर्ची आप सुने होइएगा जो गोल टाइप के होता है का, मरीच। मरीच
मरीच को काला मिर्ची कहा जाता है। इसका डिमांड था भारत से। जो आपका पुर्तगाल आया था, मसाले ही के लिए आया था, पूरा भारत पर कब्जा कर लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन, अष्टयाई का लेखक कौन थे? अष्टयाई का था पाणिनि था, पतंजलि, पतंजलि योग गुरु था, योग योग गुरु पतंजलि था। भरत मुनि, भरत मुनि ये था आपको, भारत का नाटक का जनक भरत मुनि को कहा जाता है। नाटक, क्रियाकलाप ये सब भरत मुनि आदिकाल से ही लिखते थे। चरक, चरक चिकित्सक थे। वो किताब भी लिखे है चरकनामा, वो एक विद्वान थे, चिकित्सक थे। चलिए इसका आंसर नंबर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन शासक किस वर्ण के थे? देखिए सातवाहन था, सातवाहन दक्षिण भारत में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? दक्षिण भारत। दक्षिण भारत को देखेंगे तो हो जाएगा आपको महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इस क्षेत्र में आपको सातवाहन मिलेगा। तो ये ब्राह्मण जाति का था। कौन सा वर्ण का था? ब्राह्मण वर्ण का। उसका हम संस्थापक कहेंगे सातवाहन का, तो सीमुख हो जाएगा, सीमुख। सातवाहन का संस्थापक सीमुख। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, अभी शायद रथ यात्रा चालू हुआ होगा या हुआ होगा। पुरी का जगन्नाथ मंदिर है ना, इसका मूर्ति किसके बनी होती है? उसका मूर्ति आपको लकड़ी का, इसका बहुत रोचक कहानी है, कभी टाइम मिलेगा तो बताएंगे। इसका मूर्ति था लकड़ी का बना रहता है। आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, सुकरात कहाँ के चिंतक थे? देखिए सुकरात एक बहुत बड़ा चिंतक थे। ये आपका हो जाएगा यूनान। कहाँ का? यूनान। उसको एथेंस कहा जाता था। एथेंस यूनान के चिंतक थे, जहाँ के सिकंदर थे, आए हुए थे भारत, लेकिन भारत आने पाए थे सिकंदर, यहीं के यूनान के ही थे। अगला क्वेश्चन है, कनिष्ठ ने अपना नाम के आगे क्या उपाधि लगाया था? कनिष्ठ अपना नाम के आगे देवपुत्र लगाया था। क्या लगाया था? देवपुत्र। कनिष्ठ किस वंश का था? तो कनिष्ठ था आपको कुषाण वंश के, कुषाण वंश के शासक था। कनिष्ठ को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। का द्वितीय, कनिष्ठ को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। कुषाण वंश के था, क्योंकि वो अशोक के मिलता जुलता है, बहुत सारा वो काम किया हुआ था। ये हो जाएगा देवराज वो आपको गुप्त वंश के, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय से वो देवराज को उपाधि धारण करते थे। तो इसका नाम हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में किस शासक का प्रशंसा की है? देखिए हरिसेन था, हरिसेन आपको समुद्रगुप्त के दरबारी कवि था। किसके था? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि था। तो वो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में समुद्रगुप्त के बारे में चर्चा किया हुआ है। समुद्रगुप्त आपको था गुप्त वंश के शासक थे, एकदम बहुत प्रतापी महाप्रतापी शासक थे समुद्रगुप्त। तो ये हो जाएगा आपको आंसर नंबर बी 11 का। अगला क्वेश्चन है, गौतमीपुत्र सतकर्णी का संबंध किस राजवंश से था? तो वही गौतमीपुत्र सतकर्णी का हो जाएगा सातवाहन वंश से हो जाएगा। ये एक ऐसा वंश था जिसमें राजा अपना नाम में माता जी का नाम लगवाते थे। तो गौतमीपुत्र सतकर्णी हो जाएगा आपको सातवाहन वंश का हो जाएगा। कुषाण वंश का तो हो जाएगा, कुषाण वंश का हम संस्थापक देखेंगे, उसका संस्थापक हो जाएगा कुजुल
कर्ण की शीश हो जाएगा इसका संस्थापक। कर्ण वंश का आप देखेंगे तो कर्ण वंश का कौन था, देवहूति था। वासुदेव था, सॉरी, वासु वासुदेव। शुंग वंश का पुष्यमित्र, पुष्यमित्र शुंग थे। ओ, पुष्यमित्र शुंग थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। तमिल संगम, जो पहला क्वेश्चन था, तमिल संगम साहित्य में बेल्लार किसे कहा जाता था? देखिए, तमिल संगम साहित्य में बेल्लार आपको किसान को कहा जाता था। किसे कहा जाता था? किसान को बेल्लार कहा जाता था। आंसर नंबर हो जाएगा ए। शिल्प उत्पादकों और व्यापारियों का संघ को क्या कहा जाता था? शिल्प उत्पादकों और व्यापारियों का संघ को श्रेणी कहा जाता था। क्या था? श्रेणी। आंसर नंबर ए। चलिए, 14 का ए हो गया। अगला देखिए, धर्म सूत्र और धर्म शास्त्र में विवाह को कितने रूप में मान्यता दी गई है? देखिए, ये हम अपना क्लास में सब्जेक्टिव में कराए हैं। इसमें 8 प्रकार के विवाह कहा गया है। कितना प्रकार के? 8 प्रकार के। 8 में 4 सूर विवाह होता है, 4 असुर विवाह होता है। मतलब 4 विवाह अच्छा माना जाता है, 4 विवाह थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता है। टोटल 8 प्रकार का विवाह का चर्चा किया गया। आंसर नंबर हो जाएगा सी। वही जनपद का हो गया। 16 महाजनपद थे, जिसमें उज्जैनी किसका राजधानी थे? उज्जैनी थे अवंती का राजधानी। मत्स्य किसका थे? सूरसेन। मत्स्य आपका हो जाएगा विराटनगर का, विराटनगर का मत्स्य हो जाएगा। चलिए, अगला, कुषाण वंश के शासक अपने नाम का आगे, वो तो पहले क्वेश्चन कराए थे, देवपुत्र लगाते थे। ठीक है, आंसर नंबर ए। विक्रमादित्य था, ये विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय अपना नाम के आगे लगाते थे। विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को उपाधि धारण किए थे। तो नंबर यह है सूरदर्शन झील का जीर्णोद्धार करने वाले शक राजा रुद्रदामन का शासनकाल क्या था? देखिए, जो ये रुद्र राजा सूरदर्शन झील के जो जीर्णोद्धार करवाए थे रुद्रदामन, उसका द्वितीय शताब्दी में। कब करवाए थे? द्वितीय शताब्दी में 175 ईस्वी के आसपास ये करवाए थे। तो हो जाएगा दूसरी शताब्दी। आंसर नंबर सी। पांचवी सदी का मंदसौर अभिलेख, जिसने रेशम के बुनकरों का एक श्रेणी का वर्ण में मिलता है, वो कहां से मिलता है? ये आपको मध्य प्रदेश से मिलता है। आंसर नंबर बी। यह है चीनी यात्री वेंगशांग भारत कब आए थे? चीनी यात्री वेंगशांग भारत 7वीं शताब्दी में आए थे। हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे, हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। हर्षवर्धन, ये क्वेश्चन कितना बार पूछता है कि चीनी यात्री वेंगशांग किसके शासनकाल में आए थे? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। तो आंसर नंबर हो जाएगा सी। गांधार कला किस कला से प्रभावित था? तो गांधार कला आपको यूनानी, हाँ यूनानी हो जाएगा। यूनानी कला से गांधार कला आपको प्रभावित था। आंसर नंबर बी। चीनी होगा ना, ईरानी होगा ना, यूनानी। चलिए, मौर्य काल के न्यायिक अधिकारी कौन थे? देखिए, मौर्य काल के न्यायिक अधिकारी थे आपको
राजुक भी था, दंडपाल, दुर्गपाल। इसमें सबसे बेहतर हो जाएगा राजुक। राजुक सबसे बेहतर हो जाएगा, न्यायिक अधिकारी हो जाएगा। तो आंसर नंबर ए 22 का। 23 नंबर, पन। पन किस धातु का सिक्का थे? तो पन थे सोना नहीं होगा, तांबा नहीं होगा, कांसा नहीं, चांदी का होगा, पर्ण हो जाएगा। तो आंसर नंबर बी 23 का। सूती वस्त्र के उद्योग के लिए कौन सी प्रसिद्ध था? हाँ, सूती वस्त्र के उद्योग के लिए उस समय में गोलकुंडा, कालीघाट, हम्पी, उड़ैयूर। उड़ैयूर प्रसिद्ध था सूती वस्त्र के उद्योग के लिए उस समय के शासनकाल में। तो आपका हो जाएगा आंसर नंबर ए 24 का। बीना बजाते हुए सिक्के किसने जारी किया था? समुद्रगुप्त जारी किया था। क्योंकि जो कुछ सिक्का मिलता है उसमें ये सिंबल मिलता है समुद्रगुप्त के शासनकाल के सिक्का में कि एक ओर बीना बजा रहा है, दूसरी ओर राजा के सामने कोई आदमी आत्मसमर्पण कर रहा है। तो ये समुद्रगुप्त के शासनकाल का ये सिक्का था, बीना बजाते हुए। तो आंसर नंबर डी हो जाएगा। चलिए, फाहियान कौन थे? फाहियान चीन के थे, तो चीनी तीर्थकर हो जाएंगे। नाविक नहीं होगा, चिकित्सक नहीं होगा, सेनापति नहीं होगा, चीनी तृतीयकर हो जाएगा। फाहियान यो आए थे, नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा भी ग्रहण किए थे। आंसर नंबर सी। किसने सबसे पहले भारत का स्वर्ण सिक्का जारी किया? भारत में स्वर्ण सिक्का सबसे पहले हिंद यूनान ने जारी किया था। आंसर नंबर बी, हिंद यूनान स्वर्ण सिक्का जारी किया। उसके बाद फिर शासन सब आया गया और सिक्का को जारी करते गया, लेकिन पहली बार स्वर्ण सिक्का हिंद यूनान ने जारी किए थे। आंसर नंबर बी। चलिए, आपका हो गया क्वेश्चन 28। 28 में यह कहा जाता है कि किसने भूमि अनुदान की प्रथा प्रारंभ किया था? भूमि अनुदान की प्रथा, भूमि अनुदान मतलब ये हो गया कि जो काम के बदला में भूमि दिया जाएगा अधिकारियों सबके, सेनापति सबके, सेना सबको। तो ये चालू किया था आपको सातवाहन चालू किया था, पहली बार सातवाहन चालू किया था। उसके बाद फिर आगे उस सबको जारी रखा, जो अलग शासक सब आता गया भूमि अनुदान वाले। मौर्य वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? मौर्य वंश के संस्थापक हो जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30। मौर्य वंश के अंतिम राजा, पहला राजा चंद्रगुप्त मौर्य था। तो आखिरी राजा हो जाएगा बृहत्देव। कौन हो जाएगा? बृहत्देव। आंसर नंबर डी है। मगध की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? मगध की प्राचीनतम, मगध का राजधानी तो आपको पाटलिपुत्र था, लेकिन इससे पहले राजगिरी था। राजगिरी से पाटलिपुत्र उदाईन, उदाईन लाता है। तो हम देखेंगे प्राचीन बोल रहा है, पहले बोल रहा है, तो पहले में आपको हम किसको रख सकते हैं? राजगिरी को रख सकते हैं। तो आंसर नंबर हो जाएगा बी, सही आंसर। 4वीं शताब्दी पूर्व मगध की राजधानी कहाँ बनाई गई थी? हाँ देखिए, 4वीं शताब्दी मगध की राजधानी राजगिरी से ट्रांसफर करके पाटलिपुत्र लाया गया था, उदाईन के द्वारा लाया गया था। हो जाएगा आंसर नंबर सी। वह कौन सा पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थर और पॉलिश किए हुए स्तंभों का लिखवाया था? तो ये कौन हो सकता है? ये तो अशोक ही था। बहुत शिलालेख, अभिलेख वो सब लिखवाए थे, पत्थर पर छीनी हथौड़ी की मदद करके, पॉलिश चढ़ा करके। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर बी, अशोक। मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आए थे? हाँ, मेगास्थनीज आपको ये हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य जब एलेक्जेंडर को हराते हैं, उसके बाद सेल्यूकस को हराते हैं, तो सेल्यूकस अपना बेटी से उसको शादी करता है और उसको हम क्या बोल सकते हैं? राजदूत के रूप में मेगास्थनीज को भेजता है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो ये हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर। आंसर नंबर सी।
चीनी यात्री फाहियान किस शासक के काल में भारत आया था? तो फाहियान आप हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में या विक्रमादित्य के शासनकाल में फाहियान भारत आया था। आंसर नंबर बी। अशोक होगा नहीं, कनिष्क ये नहीं होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा जो मौर्य वंश के गुप्त वंश के शासक थे। उत्तर पश्चिम भारत में उत्तर पश्चिम भारत में प्राप्त अशोक के अभिलेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा ब्राह्मणी तो नहीं होगा, अरमय खरोष्टी लिपि हो जाएगा। अरमय हो जाएगा आपको जो पाकिस्तान के एरिया में, पाकिस्तान हो गया और अफगानिस्तान होगा, इस एरिया का जो अभिलेख मिलेगा ना उसमें अरामय मिलेगा, बाकी उधर में मिल जाएगा खरोष्टी हो जाएगा। आंसर नंबर ए हो जाएगा। बाण भट्ट द्वारा रचित कादम्बरी किसके शासनकाल का वर्णित है? तो जो बाण भट्ट द्वारा रचित कादम्बरी ये हो जाएगा आपको चंद्रगुप्त मौर्य होगा ने, अशोक होगा ने, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन। हाँ बाण भट्ट था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में था, चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। आंसर नंबर सी। देखिए ये कंपटीशन में कितना बार पूछा है, पंचतंत्र। पंचतंत्र के लेखक हो जाएगा आपको, हो जाएगा विष्णु शर्मा। आर्यभट्ट नहीं, वारामिहिर नहीं, कालिदास नहीं। आंसर नंबर सी विष्णु शर्मा। कामसूत्र, कामसूत्र की रचना हो जाएगा वातस्यायन हो जाएगा। आंसर नंबर बी। ये बताइए कौटल्य या चाणक्य या कौटल्य, विष्णुगुप्त ये किसके मंत्री थे? तो किसके हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य का भी हो जाएगा, अशोक का भी होगा, समुद्रगुप्त का हो जाएगा। इसको हम सही मानेंगे। इसका चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री होंगे कौटल्य चाणक्य। चाणक्य कौटल्य के ही मदद से चंद्रगुप्त मौर्य शासन गद्दी पर बैठते हैं, शासक बनते हैं का, मौर्य वंश का स्थापना करते हैं। ये हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र को किस राजाओं ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तुम बताए थे उदयन बनाए थे अपने सर्वप्रथम राजधानी। आंसर नंबर बी। अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय जो है बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, जो है अंगुत्तर निकाय की धर्म का, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। महाजनपद की संख्या कितनी थी? तो 16 थी। अंगुत्तर निकाय हो गया, एक होगा महावस्तु, ये सब है बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। आंसर नंबर बी हो जाएगा। मगध साम्राज्य, मगध साम्राज्य के संस्थापक किसे कहा जाता है का? तो ये हो जाएगा बिंबिसार का हो जाएगा, हर्यक वंश का, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार, वही मगध साम्राज्य के संस्थापक कहा जाएगा। तो आंसर नंबर बी। बिंबिसार का बेटा हो जाएगा अजातशत्रु, उसका उदयन, ऐसे चलता है। आंसर नंबर ए हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल हम देखेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल हो जाएगा 323 से लेके 299 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य के शासन हो जाएगा। 323 ईसा पूर्व से लेके 299 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल हो जाएगा। तो आंसर नंबर हो जाएगा डी। इसको तो हम चर्चा किए थे पहले। विक्रमादित्य आदित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण किया था? तो हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, उन्होंने विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया था। ये आपको गुप्त वंश में हो जाएंगे। आंसर नंबर बी। मुद्रा राक्षस की रचयिता कौन थी? मुद्रा राक्षस की रचयिता थी विशाखा दत्त। आंसर नंबर बी। ठीक है, आज हम इतना ही रखेंगे।
और इसका नेक्स्ट वीडियो आपको आगे मिल जाएगा। आप सबको कितना सही हुआ, क्या हुआ, कैसन वीडियो लगा, आप सब कमेंट में अपना राय जरूर भेजिएगा। और यदि अच्छा लगा तो अपना दोस्त तक शेयर करिएगा, जिससे उनको भी एग्जाम में मदद हेल्प मिले।